हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है, मतलब यूनिट है पूरा का पूरा, 4 चैप्टर का कंबाइन है ये, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और अगर मैं बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 की बात करूं तो ये अकेला जो यूनिट है वो क्लास 12 नंबर का आएगा। यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो सबसे बड़ा यूनिट है वो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। इसका कितना रोल है, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब कुछ ऐड कर दोगे तो 12 नंबर का है। और ये अकेला यूनिट 12 नंबर का है। इसके अंदर थ्योरी पोर्शन भी है, इसके अंदर न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों है। तो चैप्टर ये बहुत अच्छा है। आपको अगर मैं बोलूं तो नेशनल इनकम जैसा ही आप इस समझ के चलो, लेकिन उससे काफी आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से खत्म करेंगे। लेकिन क्लास आने वाले जितने भी इसके पार्ट हैं वो लाइन बाय लाइन प्लीज एंड तक देखना, अच्छे से समझना, ताकि क्लास ये पूरे चैप्टर में आप 12 में से कंप्लीट 12 नंबर गेन करो। राइट, तो आज इसका पहला पार्ट है, ध्यान से अच्छे से समझना। स्टार्ट करते हैं, क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस पूरे चैप्टर की स्टडी जो होती है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की, वो एक कॉन्सेप्ट से होगी जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो क्लास आप डिमांड, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड। एग्रीगेट का क्या मतलब होता है क्लास, टोटल। सो अग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, पूरे साल भर में इंडिया के अंदर जितनी भी डिमांड हुई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। इट रेफर्स टू टोटल डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इस पूरे टाइमलाइन में 1 अप्रैल से 31 मार्च, इस पूरे साल में जितनी भी डिमांड हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड। क्या होता है क्लास, एग्रीगेट डिमांड refers to total demand for all goods and services in an economy during a fiscal year। साल भर में आप जितनी भी डिमांड करते हो उसको बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। सुई से लेके जहाज तक, छोटे से छोटा बड़े से बड़े सामान का जो भी आप डिमांड कर रहे हो वो आपका क्या है क्लास, एग्रीगेट डिमांड है। अब एग्रीगेट डिमांड किन किन चीजों से मिलकर बनता है, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, क्या क्या चीजें मिलाकर एग्रीगेट डिमांड बनाई जाती है। तो सबसे पहला है इसके अंदर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, विच इज डिनोटेड बाय सी। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी कहते हैं इसको। हम लोग, आप लोग जितना भी डिमांड करते हैं साल भर के अंदर, पूरे ईयर में आप और हम जितना भी डिमांड करते हैं उसी चीज को क्लास हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, यानी कि वो एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट है। सिर्फ हम लोग नहीं, अभी हम लोग और भी कंसिडर करेंगे चीजों को, बट फिलहाल इसके कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। हम लोग और आप लोग, मान लो मुझे कोई चीज खरीदनी है, आपको कोई चीज खरीदनी है, तो आप मार्केट में उसकी डिमांड करते हो ना, तो एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट है। इट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। अब जो डिमांड है वो डिपेंड करेगा आपकी डिस्पोजेबल इनकम पर, कि आपकी इनकम कितनी है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम माइनस टैक्स। जब आप इनकम में से टैक्स पेड कर देते हो तो जो इनकम आपके पास बचती है उसको आप लोग क्या बोलते हो, डिस्पोजेबल इनकम। सो कंजप्शन डिपेंड किस पे करेगा, डिस्पोजेबल इनकम। अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर विल बी मोर, और अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम है सो कंजप्शन एक्सपेंडिचर विल बी लेस। यानी कि हम साल भर में कितनी डिमांड करेंगे ये हमारे इनकम पे डिपेंड करेगा। और क्लास हायर द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, हायर विल बी द प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा। मतलब इसका विपरीत भी सही है, अगर इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ता है तो इनकम के घटने से डिमांड भी घटेगा। तो अग्रीगेट डिमांड के 5 कंपोनेंट है, उसमें सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। सेकंड, अब हम लोगों का प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस खर्चे को भी तो हम डिमांड ही कहते हैं ना। अगर मान लो मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं पे भी क्लास मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो भी तो डिमांड का ही पार्ट है ना। अगर मान लो मैं अपने बिजनेस के लिए मशीन खरीद रहा हूं तो वो भी डिमांड का ही पार्ट है। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट इन्वेस्टर्स ऑन द परचेज ऑफ सच गुड्स विच एड टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। स्टॉक ऑफ कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को ही बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन।
कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल, जो स्टॉक ऑफ कैपिटल में एडिशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो पहला क्या है, प्राइवेट का कंजप्शन, प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट। याद हो गया, याद करा के भेजूंगा क्लास के अंदर ही, प्राइवेट का कंजप्शन और प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे टू टाइप्स के हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, दो तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं। सबसे पहला इंड्यूस्ड और दूसरा है क्लास ऑटोनोमस। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, जो इनकम के लेवल पे डिपेंड करता है, यानी कि इनकम जहां ज्यादा होगी हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जाएगी देश में इन्वेस्टमेंट हम लोग क्या करते चले जाएंगे, ज्यादा करते चले जाएंगे। इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा, इनकम घटेगा तो इन्वेस्टमेंट कम। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज मेड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ध्यान रखना, ये जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है ये अर्निंग के लिए किया जाता है। इट इज जनरली डन इन प्राइवेट सेक्टर। आमतौर पे ये इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर। ऑब्वियसली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग। इट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ये भी क्लास इनकम पे डिपेंड करता है, और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मूव अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो क्लास ये ऊपर की तरफ जाता है, क्लास अपवर्ड, मतलब जितनी ज्यादा हमारी क्लास इनकम बढ़ती चली जाएगी इन्वेस्टमेंट भी हम उतना ही ज्यादा करते चले जाएंगे। कुल मिला के जहां से हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा हम वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है ये रिटर्न पे डिपेंड करता है। रिटर्न मोर, इन्वेस्टमेंट मोर, रिटर्न लेस, इन्वेस्टमेंट लेस, इसको बोलते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, जो हम मुनाफा कमाने के लिए करते हैं, राइट। सेकंड, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो कांस्टेंट है, ये बिल्कुल भी इनकम पे डिपेंड नहीं होता, कमाई हो चाहे ना हो इतना खर्चा हमें करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। जैसे मान लो इकोनॉमी को सरवाइव करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अगर मैं इसका सरकार के रूप में आपको एग्जांपल लेके दिखाऊं तो सरकार देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करती ही करती है, भले इनकम मिले ना मिले। क्या जब कोविड आ गया था सरकार की इनकम नहीं थी, बट फिर भी क्लास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट थे, उनके काम चल रहे थे, सड़क बन रहा था, क्लास बिजली की व्यवस्था मिल रही थी लोगों को, तो इन्वेस्टमेंट सरकार करती ही करती, चाहे कमाई हो चाहे ना हो। इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट which is made irrespective the level of income. It is generally done by the government. आमतौर पे गवर्नमेंट करती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत कम, with the motive of social welfare. तो ये जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इस सोशल वेलफेयर के मोटिव से किया जाता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व रिमेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इट इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव द लेवल ऑफ इनकम, ये कांस्टेंट है। लेवल ऑफ इनकम से कोई लेना देना नहीं है, इनकम ज्यादा हो चाहे इनकम कम हो उससे कोई लेना देना नहीं है क्लास, ये जो रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा, राइट। इसीलिए क्लासेस का लाइन क्या बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आप ध्यान रखना, अभी तक तुम्हारे दिमाग में दो डायग्राम याद रहना चाहिए, ये है क्लास इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ये है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। जब भी डायग्राम बनाओगे इस बात को प्लीज लाइटली मत लेना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या लिखोगे, इन्वेस्टमेंट, लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है ये है ऑटोनोमस और ये इंड्यूस्ड, राइट। ये दो डायग्राम तुम्हें अभी पता होने चाहिए, ओके। अच्छा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एक टर्म है, ये क्या होता है क्लास, इट रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। भाई सीधी सी बात है, अगर तुम एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करोगे, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, अलग ही लिखा हुआ है, ठीक है। अगर तुम इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा करोगे तो एक्स्ट्रा रिटर्न की उम्मीद भी करोगे, तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने से जो एक्स्ट्रा रिटर्न आ रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि एक्स्ट्रा जो रिटर्न आ रहा है एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट पे उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। तो सबसे पहला प्राइवेट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा है प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दो कंपोनेंट, ईडी के 5 है, प्राइवेट का कंजप्शन, प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट का कंजप्शन, प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट। अब थर्ड, जो थर्ड है वो है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। देखो यार, हम लोग हाउस होल्ड हैं, है ना, हम लोग तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते ही हैं, साथ में गवर्नमेंट भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर incurred by the government on consumer goods to meet public needs like law and order, education, health, transport and defense। इन सब जगह पे सरकार जो खर्चा करती है ये सरकार का कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। और सरकार इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है, सरकार इन्वेस्टमेंट भी करती है। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन कैपिटल गुड्स, लाइक बाहर से
बुलेट ट्रेन इंपोर्ट करना, मशीन खरीदना, सुपर कंप्यूटर खरीदना, या फिर सड़क बनाना, हॉस्पिटल, एम्स बनाना, है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, रोड, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, स्कूल, पावर प्लांट, एटसेट्रा, दीज आर द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट का कंजप्शन, प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का कंजप्शन, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट। एंड द लास्ट इज नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर हमारे सामान की डिमांड विदेशों में हो रही है तभी तो क्लास हम विदेश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए एक्सपोर्ट प्लस का आइटम हो गया। लेकिन अगर विदेश से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने देश के सामान की डिमांड नहीं कर रहे, तो वो एक नेगेटिव कंपोनेंट है, इसीलिए माइनस। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटाओगे तो जो आएगा वो नेट एक्सपोर्ट, और ये भी अग्रीगेट डिमांड का पार्ट है। अगर मैं बोलूं कि मेरे देश से 5 गाड़ी की डिमांड है जिसमें से एक गाड़ी किसी विदेशी को खरीदनी है, तो भैया ये भी तो डिमांड है अगर उसे खरीदना है तो इसीलिए क्लास वो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है, लेकिन इंपोर्ट घटा के नेट एक्सपोर्ट। सो अग्रीगेट डिमांड के 5 कंपोनेंट है, कौन कौन से? प्राइवेट का कंजप्शन, प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का कंजप्शन, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट। अब आप कमेंट सेक्शन में जाओ और ये पांचों के 5 नाम लिख के दिखाओ, देखना आपको क्लास कभी नहीं भूलोगे और आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है? कमेंट में नहीं तो अपनी कॉपी में लिख लो, बट आप लिख लो या ओरली वीडियो पॉज करके रिवाइज करो, व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट प्लीज अब क्लासेस को मानो, बात को करो, ओके? और इन्वेस्टमेंट 2 तरह की होती है, मैं आपको बता चुका हूं, इंड्यूस और ऑटोनोमस। कांस्टेंट होता है ऑटोनोमस और इनकम पे डिपेंड करता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। यहां तक दिमाग में देखो, पढ़ना जरूरी है लेकिन पढ़ने के साथ साथ दिमाग में रिटेन करना जरूरी है। तो मैं तुम्हें जो पढ़ाऊंगा वो तुम्हारे दिमाग में फिट रहेगा, ये तुम्हें किसी भी कीमत पे याद रहेगा, तुम कभी इसे भूलोगे नहीं, इसकी मेरी गारंटी है। बस मेरे साथ साथ वीडियो एंड तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों को भी भेजना, शेयर भी करना, ओके? चलो आगे देखते हैं। सो ईडी का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया? कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देखो जो जी है ना वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, जी के 2 पार्ट है, गवर्नमेंट का कंजप्शन, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट। कितने पार्ट है? 2, गवर्नमेंट का कंजप्शन, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, उसको मिला क्या बोलेंगे? जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और लास्ट है एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट विच इज नेट एक्सपोर्ट। सो एडी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। लेकिन इन टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो एडी का फॉर्मूला है, टू सेक्टर इकोनॉमी, वो क्या है क्लास? टू सेक्टर इकोनॉमी में एडी का जो फॉर्मूला है वो है सी प्लस आई, consumption plus investment. In two sector economy, aggregate demand is equal to consumption plus investment. Two sector economy में AD का जो फॉर्मूला है वो है consumption plus investment. यहाँ C for है desired consumption, I for है desired investment. So AD is equal to C plus I, यानी कि consumption plus investment. देखो यार, आप सबको पता है देयर आर 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। कौन सा सेक्टर्स होता है क्लास? हाउस होल्ड सेक्टर, राइट, यानी कि प्राइवेट सेक्टर, फर्म्स, तीसरा होता है गवर्नमेंट। अगर मैं गवर्नमेंट को ले ही नहीं रहा तो यहाँ जी क्यों आएगा? जब मैं गवर्नमेंट को ले ही नहीं रहा तो जी नहीं आएगा। और चौथा है एक्सटर्नल सेक्टर, जब मैं एक्सटर्नल सेक्टर ले ही नहीं रहा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी नहीं आएगा। सो एडी का फॉर्मूला टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या हो जाएगा? सी प्लस आई। टू सेक्टर इकोनॉमी में जो एडी का फॉर्मूला है सी प्लस आई, यानी कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। उम्मीद है क्लास इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई, राइट? अब जब मैं C प्लस आई की बात करता हूं तो C फॉर कंजप्शन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, लेकिन जब भी हम इस पूरे चैप्टर में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे वो बात करेंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की, ना कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की। तो देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के दिखा रखा है, देखो ये रहा I और देखो ये रहा C। अब C का जो कर्व है आप थोड़ा ऊपर से क्यों बनाए, मैं तुम्हें बताता हूँ क्लासेस का रीजन। सी का कर्व थोड़ा ऊपर से क्यों बना है? क्योंकि सी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ध्यान समझ। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैन नेवर बी जीरो, ध्यान रखना क्लास, सी कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी सी जीरो नहीं हो सकता। यानी कि कंजप्शन कुछ ना कुछ रहेगा, देयर शुड बी अ मिनिमम कंजप्शन, इट इज एसेंशियल इवन व्हेन इनकम डज नॉट परमिट इट। भले ही आप पैसा नहीं कमा रहे हो, आपकी इनकम नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ कंजप्शन तो करना पड़ेगा। जिंदगी जीने के लिए, लाइफ सरवाइव करने के लिए क्लास कुछ ना कुछ कंजप्शन तो करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पूरे देश ने कुछ भी खर्च नहीं किया। आप किसी एक इंसान की बात कर सकते हो, लेकिन आप देखोगे बहुत सारे ऐसे होते हैं रोड साइड लोग
भिखारी होते हैं बहुत सारे जो कुछ भी नहीं कमाते, ठीक है, रोड साइड कुछ लोग पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहते हैं, कुछ ना कुछ तो कंजप्शन करते हैं। तो कंजप्शन कभी जीरो नहीं हो सकता, भले ही तुम्हारी इनकम ही जीरो क्यों ना हो, देयर शुड बी अ मिनिमम कंजप्शन, कुछ ना कुछ तो कंजप्शन होगा, वो कभी जीरो नहीं हो सकता। अब इसके लिए सोर्स कहां से आएगा? दो। पहला, पास्ट सेविंग, आपने पहले कुछ बचा रखा होगा या आप उधार लोगे, ये दो सोर्स है क्लास। देयर शुड बी अ मिनिमम कंजप्शन के दो सोर्स है, यानी कि कम से कम इतना कंजप्शन तो होगा ही होगा, उसके दो सोर्सेस हैं, या तो तुमने पहले कुछ बचा रखा होगा या तुम कुछ उधार लोगे, बट सी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यानी कि वाई से इनकम, इस पूरे चैप्टर वाई से इनकम, अगर मेरी इनकम जीरो है तब भी मेरा कंजप्शन कुछ ना कुछ तो होगा, और जीरो लेवल पे जो कंजप्शन होता है उसे हम लोग ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। उसको ए बार या सी बार से डिनोट किया जाता है। मैं ए बार से करूंगा, आप चाहो तो सी बार से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, राइट। तो कंजप्शन के बारे में क्या क्या पता है आपको? सर कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कंजप्शन के बारे में क्या क्या जानते हो क्लास? कि कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, भले ही आपकी इनकम ही जीरो क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो कंजप्शन होगा ही होगा। तो सी कभी जीरो नहीं हो सकता, और जब आपकी इनकम जीरो होती है तब भी एक मिनिमम कंजप्शन तुम्हें जिंदा रहने के लिए चाहिए, जिसको ऑटोनोमस कंजप्शन ए बार या सी बार से डिनोट किया जाता है। इसके सोर्स कहां से पैसा आएगा? पास सेविंग्स या बोरोइंग से, हमने पहले कभी कुछ जोड़ रखा होगा या हम उधार लेंगे। ये दो क्लासेस के पास सेविंग्स या बोरोइंग क्लास समझ लेना, ये दो क्या है? ऑटोनोमस कंजप्शन का सोर्स है, ठीक है। सेकंड क्या है क्लास? इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। इन्वेस्टमेंट आपको कांस्टेंट मानना है, इसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजप्शन होता है उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, और इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन कैन नेवर बी जीरो, ध्यान रखना, सी कभी जीरो नहीं हो सकता। और क्लास एडी का जो फॉर्मूला होता है वो सी प्लस आई है। जब सी कभी जीरो नहीं हो सकता तो एडी भी कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एडी के अंदर ही सी इंक्लूड होता है, राइट। ये सी के बारे में कुछ बातें हो गई। अब ये स्केड्यूल है, तो आप देखो मेरी इनकम जीरो है, फिर इनकम 20 है, फिर इनकम 40, 60, 80, इनकम मेरा बढ़ता चला जा रहा है, तो कंजप्शन भी बढ़ रहा है 20, 25, 30, 35, 40। और इन्वेस्टमेंट को मैं कुछ भी मान लूंगा लेकिन कांस्टेंट, कुछ तो लेना पड़ेगा मुझे और उसे शुरू से एंड तक कांस्टेंट रखना पड़ेगा। आप चाहो तो सी को बढ़ाते हुए लो, जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट रेट से बढ़ाना है, 5 5 करके तुम 5 फिर 8 फिर 13 कैसे भी बढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी है। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रखना है। एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई है, तो यहाँ पे देखोगे क्लास सी प्लस आई, 20 प्लस ये 10, 30, 35, 40, इस तरीके से क्लास आपने 45 और 55, ठीक है, सॉरी 45 प्लस 50। तो एडी का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई। अब डायग्राम की बात करते हैं, तो मैं भी कह रहा था आपको डायग्राम के लिए, इन्वेस्टमेंट तो आप ऐसा बना ही लोगे, कंजप्शन कभी जीरो से नहीं बनेगा। अब मुझे बताओ कंजप्शन जीरो से क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि क्लास कुछ ना कुछ तो जीरो, अगर आपकी इनकम है, अगर आपकी इनकम जीरो है तब भी एक मिनिमम कंजप्शन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन। इसीलिए क्लास ही कभी भी जीरो से नहीं बनता, कुछ ना कुछ तो कंजप्शन होगा ही। और एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई, अगर आप यहाँ देखोगे जैसा सी है वैसा ही एडी है, बस थोड़ा ऊपर से बनेगा, क्योंकि ये जो गैप है ये इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं तुम्हें बना के दिखाऊं थोड़ा सा, तो ये है क्लास आपका एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब देखो, अब यहाँ पे तुम लिखोगे x, यहाँ लिखोगे क्लास y 0, यहाँ लिखोगे लेवल ऑफ इनकम, और तुम जो बना रहे हो किसका बना रहे हो? एडी का, c प्लस आई। तो जो c है वो आपको पता है क्लास, थोड़ा सा ऐसा बनता है, थोड़ा ऊपर से बनेगा c। c यहाँ से क्यों बना है क्लास, मुझे बताओ? क्योंकि जीरो लेवल, देखो इनकम भले ही जीरो है तब भी कुछ ना कुछ तो होगा, इनकम भले ही जीरो है, कंजप्शन कुछ तो होगा, कंजप्शन कभी जीरो नहीं हो सकता। पूरे चैप्टर में ध्यान रखना, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंसान की कंजप्शन जीरो हो सकती है, पूरे नेशन का कंजप्शन कभी जीरो नहीं होगा। तो आपने सी बना लिया ये, ठीक है। अब आई बनाओगे आप, अब आप आई बनाओ, इन्वेस्टमेंट को तो आप कॉन्स्टेंट ही मान के चलते हो, तो ये आई हो गया। अब जो एडी बनाओगे ना क्लास, आप ऐसे ही बनाओगे जैसे आपने यहां तक बना रखा है, थोड़ा ऊपर से बना देना बस। अब देखो जैसा आपने ये बनाया है ना, ऐसे ही थोड़ा ऊपर से, जितना ये गैप है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इतना गैप आप यहाँ रखकर एक एडी बना दो, तो ये हो गया एडी। सो ये जो गैप हुआ एडी और सी के बीच का, तो यही तो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो ये कंप्लीट एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम हो गया, हमने कुछ भी मिस नहीं किया। आपको 1 2 3 4 5 6 लिखने की जरूरत नहीं है, 10 20 100 लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इसी तरीके से फ्री हैंड से बना सकते हो। ये हो गया इन्वेस्टमेंट, ये हो गया सी, इसी सी में इसी कट पोर्शन को उठा के मैं ऐड कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा क्लास? एडी बन जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। डायग्राम ध्यान रखना,
पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास एक ये चैप्टर, एक आप पढ़ोगे फॉरेन एक्सचेंज रेट, इन दोनों में ही कुछ डायग्राम है। तो जब तक कॉपी में इकोनॉमिक्स में डायग्राम नहीं होगा, कॉपी मजा नहीं आता चेक करने में टीचर को। प्लीज डायग्राम जहां भी जरूरत पड़े वहां पे आप बनाओ, भले आपको बोले चाहे ना बोले, जरूरत पड़ रही है अगर आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए, बेटर एक्सप्लेन कर सकते हो तो प्लीज आप डायग्राम बनाओ। ओके अब आते हैं क्लास एग्रीगेट सप्लाई पे। हमने एग्रीगेट डिमांड अच्छे से पढ़ लिया, एग्रीगेट डिमांड के सारे कंपोनेंट्स अच्छे से पढ़ लिए। अब हम आते हैं क्लास एग्रीगेट सप्लाई पे कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है, राइट। सो एग्रीगेट सप्लाई क्या है क्लास यहाँ पे? इट इज द टोटल प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग फिस्कल ईयर, ये फर्स्ट ईयर नहीं है, ड्यूरिंग फिस्कल ईयर है, ड्यूरिंग फिस्कल ईयर, ड्यूरिंग फिस्कल ईयर। साल भर में, ध्यान रखना, साल भर में जितनी भी सप्लाई हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? साल भर में जितनी भी डिमांड हो रही है वो एग्रीगेट डिमांड है, साल भर में जितनी भी सप्लाई हो रही है वो एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट है, एक है कंजप्शन, दूसरा है सेविंग्स, राइट। सो इट इज द पार्ट ऑफ इनकम विच स्पेंट ऑन कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब क्या है? इनकम का वो हिस्सा जो खर्च कर दिया वो कंजप्शन है, और इनकम का वो हिस्सा जो खर्च नहीं किया यानी जो बचा लिया वो सेविंग्स है। सेविंग्स क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम, दैट इज सेव्ड। इनिशियली सेविंग इज नेगेटिव, शुरू में सेविंग माइनस में होता है। देखो यार, अगर कोई नया बिजनेस चालू कर रहे हो, शुरू शुरू में आपसे कोई पूछ रहा है भाई कितना बच रहा है, तो आप क्या बोलते हो? भाई बच कुछ नहीं रहा, मैं घर से पैसा लगा रहा हूँ, मेरी इनकम अभी 100 है, कंजप्शन मेरा 150 है, तो शुरू में तो मेरा बचत जो है वो -50 है। मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ, 150 खर्च कर रहा हूँ शुरू में, इतना किराया विराया बहुत है, 150 रुपए मेरा घाटा जा रहा है। शुरू में सेविंग्स क्या होता है? नेगेटिव। फिर धीरे धीरे आपकी इनकम जो है बढ़ जाती है, कंजप्शन 180, फिर सेविंग आपका 20, प्रॉफिट आने लग जाता है। और उससे पहले क्लास ऐसा आता है इनकम 200 कंजप्शन 200, तो आपका सेविंग्स क्या है क्लास? 0। तो इनिशियल स्टेज पे सेविंग माइनस होता है, लेकिन एक स्टेज के बाद वो 0 और फिर पॉजिटिव होने लग जाता है। सेविंग्स क्या है? इनकम का वो हिस्सा जो आपने बचा लिया। तो ये रहा क्लास आपका सेविंग्स। अगर आप देखोगे ना तो ये सेविंग्स है, देखो पहले नेगेटिव है, फिर 0 है, फिर पॉजिटिव है। तो अगर मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाऊं एग्रीगेट सप्लाई का, ध्यान समझना, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई ना 45 डिग्री लाइन होता है। तो एग्रीगेट सप्लाई आप कैसे बनाओगे थोड़ा सा ध्यान से देखना। वैसे तो मैं बता दूं आपको, एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री लाइन होता है। मैं डिटेल में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा क्लास कि क्यों ये 45 डिग्री लाइन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट तुम्हें डायग्राम का पता होना चाहिए कि ये बनता कैसे है। 45 डिग्री से बनेगा। जब भी आप एग्रीगेट सप्लाई बनाओगे तो ध्यान रखना 45 डिग्री से बनाओगे, 45 डिग्री से। ये हो गया आपका एग्रीगेट सप्लाई, बिल्कुल यहाँ से 45 डिग्री। ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ लिखोगे y, यहाँ लिखोगे 0, यहाँ लिखोगे x, यहाँ पे लिखोगे AS, यहाँ लिखोगे क्लास लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, लेवल ऑफ इनकम। और AS का फॉर्मूला क्या होता है क्लास? AS का फॉर्मूला क्या होता है? C+S। और ये क्या है क्लास? Y। AS यानी कि C+S। AD का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? AD का फॉर्मूला C+I। तो AS का फॉर्मूला क्या है? C+S। ये हो गया आपका एग्रीगेट सप्लाई। तो ये C+S के बराबर है। तो अब C बनाओ जरा यहाँ पे। C तो पता ही है ना कैसे बनता है आपको? C कंजप्शन, थोड़ा सा ऊपर से, ये हो गया आपका C, राइट, ये हो गया C। और S जो है, S वो तो सेविंग्स है। शुरू में क्या होता है? सेविंग्स नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्लास आप S बना लो, थोड़ा सा नीचे से बन जाएगा S, ठीक है, यहाँ पे S बना लो। ये तो ये सेविंग्स है। सेविंग्स क्या है क्लास? पहले नेगेटिव है, फिर 0 है सेविंग्स, ठीक है, ये है y। AS को हम लोग y बोलते हैं। क्यों पता है आपको? देखो मैं आपको रीजन देता हूं। मैंने आपको अभी क्या बताया? AD का फॉर्मूला क्या है? C+S। AS का फॉर्मूला क्या है? AD का फॉर्मूला C+I, AS का फॉर्मूला C+S, Y का फॉर्मूला भी C+। अभी तक हमने यही फॉर्मूले देखे हैं बस। तो AD का C+I, AS का C+S। तो जब Y का भी C+S है, Y मतलब क्या होता है? इनकम। इस पूरे चैप्टर में Y इनकम है, C कंजप्शन है, S सेविंग है, I इन्वेस्टमेंट है। बोलो, Y इनकम, I इन्वेस्टमेंट, Y इनकम, Y इन्वेस्टमेंट, S सेविंग, C कंजप्शन। तो अगर RHS इक्वल है तो LHS भी तो इक्वल होगा ना। तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो Y के बराबर होगा, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इनकम के बराबर होगा। AS इज इक्वल टू Y, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। इसीलिए क्लास मैंने यहाँ पे AS को क्या बोल दिया? Y बोल दिया, राइट। अब जरा आप सेविंग का डायग्राम बनाओ। जब आप सेविंग बनाओगे तो बस आप एक चीज का खास ख्याल रखना। वो चीज क्या है? अगर आप उसका ख्याल नहीं रखोगे ना तो क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा आपका।
जहां पे y और c दोनों आपस में बराबर है ना, ये देखो जहां y और c दोनों आपस में बराबर है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। अब देखो यहाँ पे y और c दोनों आपस में बराबर है, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। आपको पता है 11th में पढ़ रखा होगा आपने कॉस्ट में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या है, जहां इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर है, जितना कमाया उतना ही खर्च किया, बचाया क्या, 0। 100 कमाया 100 खर्च किया, बचाया क्या, 0। 200 कमाया 200 ही खर्च कर दिया, बचाया क्या, 0। तो सेविंग्स 0 है। तो जब भी आप सेविंग्स बनाओगे ना, तो सेविंग्स क्या होता है, पहले नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव। तो सेविंग को आप यहां से बनाना ऐसे। तो सेविंग्स क्या है क्लास, पहले नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव। तो ये बनाएगा क्लास पूरा का पूरा एएस का डायग्राम। तो एएस किससे बनता है क्लास, 45 डिग्री से बनेगा एएस। ये हो गया सी, ये हो गया एस, और जहां पे वाई और सी दोनों बराबर है, उसी कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे एस जो है वो इस एक्सिस को टच करके निकलेगा। तो ये हो गया एएस का। और आपसे खाली एएस का बोलेगा तो आप 45 डिग्री से सिंपली बना सकते हो। एएस 45 डिग्री स्लोप लाइन होता है। अब 45 डिग्री क्यों होता है इसका पूरा लिखवा के मैं समझाऊंगा आपको अगली क्लास में, बट फिलहाल आपको मुझे बताओ, एडी क्लियर हो गया, एएस क्लियर हो गया, इसे वीडियो पॉज करके लिख लो। बहुत बड़ा चैप्टर है, काफी कुछ सीखने को है, बट मैं तुम्हें सिखा सारा दूंगा, इसकी मेरी गारंटी। एएस हो गया 45 डिग्री, ये सेविंग्स मैंने बता दिया आपको। अच्छा, अब एएस का फॉर्मूला क्या है क्लास, सी प्लस एस। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला, दो ही कंपोनेंट है, सी प्लस एस, और वाई का फॉर्मूला भी सी प्लस एस है। एएस 45 डिग्री लाइन है, एएस का मतलब होता है आउटपुट, क्योंकि एएस जो है वो वाई के बराबर है। तो देश के अंदर अगर 100 रुपए का सामान बन रहा है तो 100 रुपए की देश में इनकम भी जनरेट होगी। जितना ज्यादा देश की जीडीपी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ही क्लास क्या होगा, इनकम भी बढ़ेगा। तो मैंने वाई अपने मन से ले लिया 100, 200, 300। कंजप्शन को मैंने बढ़ता हुआ ले लिया। अब देखो कंजप्शन 70 है तो सेविंग 30, कंजप्शन 140 है तो सेविंग कितना होगा, 60। भैया 200 रुपए कमा रहे हो, 140 खर्च कर रहे हो, तो बचेगा कितना, 60। 300 रुपए कमा रहे हो, 200 खर्च कर रहे हो, 300 इनकम है, 300 इनकम है, 200 खर्चा है, तो सेविंग कितना होगा, 100। अब जो एएस है इसका फॉर्मूला भी सी प्लस एस है, तो ये देखो मैंने ऐड कर दी यहाँ पे 70 प्लस 30 100, 140 प्लस 60 200, 200 प्लस 100 300। सो आप देखोगे वाई का जो फॉर्मूला है, जो वाई है वही सेम टू सेम एएस है। तो जो इनकम है और जो एग्रीगेट सप्लाई है वो दोनों देखो क्लास आपस में बराबर है, वाई इज इक्वल टू एएस। सो एएस का डायग्राम कितना बन गया, 45 डिग्री, नीचे आएगा इनकम और यहाँ पे क्लास आएगा सी प्लस एस, या आप एएस लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गया क्लास एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, और लास्ट में ब्रेक इवन पॉइंट मैंने बता दिया क्लास, ये वो पॉइंट है जहां इनकम कंजप्शन के बराबर है, वाई इक्वल टू सी। सो इनकम कंजप्शन के बराबर है, यानी कि सेविंग्स जो है वो यहाँ पे 0 है। तो ये लाइन देखो क्लास, ये हो गया कंजप्शन, ये हो गया इनकम। अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो शुरू में अगर आप देखोगे तो कंजप्शन ऊपर है, यानी कंजप्शन ज्यादा है और इनकम कम है, इसको बोलते हैं डिस सेविंग। बचत कुछ नहीं हो रही, घाटे में और जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं, और ऊपर इनकम ऊपर चला गया, सी नीचे आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेविंग्स। तो सेविंग्स का मतलब क्या होता है, बचत। तो सेविंग्स का मतलब कुछ बच रहा है, क्योंकि इनकम जो है वो ज्यादा है कंजप्शन से, लेकिन यहाँ पे डिस सेविंग, क्योंकि इनकम कम है और कंजप्शन जो है वो ज्यादा है, तो सेविंग यहाँ माइनस में जा रहा है, यहाँ सेविंग्स जो है वो प्लस में जा रहा है। मेरी बात समझ क्लास आगे सबको। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट है, जहां इनकम जो है वो कंजप्शन के, इनकम कंजप्शन दोनों बराबर हैं आपस में, जितना कमाया उतना ही खर्च किया, बचत कुछ हुआ नहीं, उसको बोलते हैं क्लास ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। सो यहाँ तक आप प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, काफी कुछ आज मैंने बताया आपको, एडी, एएस, डायग्राम, स्केड्यूल, इसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट, एडी के सारे कंपोनेंट, फॉर्मूले, प्लीज अच्छे से कर लेना अगली क्लास में, तभी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा जब आप ये क्लास करोगे। इस टाइम मैं चाह रहा हूँ कि डेली बेसिस पे वीडियोस आ रही हैं, डेली देख रहे हो आप वीडियोस, ताकि जल्दी से तुम्हारा सिलेबस खत्म हो, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए। तो प्लीज यार ऐसा मत सोचना लंबी वीडियो है तो नहीं, ऐसा जो चीज़ ज़्यादा है, जो चीज़ बड़ी है, जो चीज़ डीपली एक्सप्लेनेशन है, वो वैसे ही समझ आएगा। मैं फॉर्मेलिटी करके छोटी वीडियोस बना के ये नहीं चाहता कि कंटेंट मिस हो जाए, क्वालिटी जो है वो खत्म हो जाए। तो उम्मीद है क्लास आप वीडियो को शेयर करोगे, और मैंने आप बहुत कुछ सिखाया आज, इसे क्लास प्रैक्टिस करके आओगे, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 में और बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले ये रहा अकाउंट्स का, ये रहा बीएसटी का पूरा प्लेलिस्ट है क्लासेस के अंदर भी, पूरा सिलेबस चल रहा है A to Z बिगिनिंग टू एंड, आप ही के एग्जामिनेशन के लिए, तो इसको भी आप देख के इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।